हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एम्स पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। तो जो हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली है, वो पीएचडी एग्जामिनेशन जो एप्लीकेशन फॉर्म आए हुए हैं जुलाई 2023 सेशन के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे पूरा डिटेल में। तो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये प्रोस्पेक्टस है उनका, जो एम्स की वेबसाइट है amsexamination.com पे, जो उनका मतलब ये वेबसाइट है, ये www.amsexams.ac.in। तो उन्होंने इस पे अपलोड किया हुआ ये पूरा प्रॉस्पेक्टस है, उसको हम डिटेल में देखते हैं कि उनका वन बाय वन पूरा डिटेल और इम्पोर्टेंट डेट्स एट अ ग्लांस। तो लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑन एम्स वेबसाइट। तो जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने का एम्स के वेबसाइट पे, वो क्या है, 16/8/2023। तो जो लास्ट डेट है वो 16 अगस्त है। तो आपके पास अभी 3 डेज और है, मतलब आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो मेक श्योर आपके पास 3 डेज हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आप फर्दर फिल कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो 16 लास्ट डेट है। तो आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद इफ मे नॉट बी पॉसिबल टू मेक चेंजेस आफ्टर रजिस्ट्रेशन एज इंडिकेटेड। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर उसमें कोई भी गलती हो जाती है तो आप फर्दर उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है या रजिस्ट्रेशन, उसको आप केयरफुली फिल करेंगे। एनी चेंजेस इज नॉट अलाउड इन नेम, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिटी डिपार्टमेंट एंड PWD स्टेटस आफ्टर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड इमेजेस वंस अपलोडेड कांट बी चेंज लेटर। तो इन्होंने क्या बोल रखा है कि अगर आपने कोई नाम में या कुछ भी गड़बड़ी कर दिया है और पेमेंट आपने कर दिया है फोटोज़ वगैरह में भी, तो फर्दर कोई चेंज नहीं होगा। तो जब भी ये आप एम्स का पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, वो आप बहुत केयरफुली भरेंगे और नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, फोटोज़ वगैरह आप सही ऐड करेंगे। फिर ये क्या है, डेट ऑफ अपलोडिंग प्रॉस्पेक्टस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू वेब पोर्टल। तो जो वेब पोर्टल था उसका क्या है, 2 से स्टार्ट है और लास्ट डेट जो है वो 16 अगस्त, मतलब ये है। तो अभी आपके पास 3 डेज हैं। स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन एंड रिजेक्टेड एप्लीकेशन विथ रीजन फॉर रिजेक्शन, उनका जो लास्ट डेट है वो कब पता चलेगा, 21 अगस्त। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, फॉर्म को फिल कर देंगे, तो जो आपका ये स्टेटस बताते हैं कि मतलब आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। तो रिजेक्शन भी बताएंगे, वो कब बताएंगे, 21 अगस्त को। तो आप जब लॉगिन करेंगे अपने पेज पे, जो आपका पेज है एम्स की वेबसाइट पे, उस पर लॉगिन करेंगे तो आपका एप्लीकेशन स्टेटस दिखाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं। तो आप उसको चेक कर सकते हैं। फिर लास्ट डेट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर सबमिशन। तो अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो, मतलब रिजेक्ट हो जाता है, तो जो उनका लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट सबमिशन का फर्दर, वो 24 अगस्त है। तो आप 24 अगस्त को अगर कोई भी वो फर्दर डॉक्यूमेंट मांगते हैं जिसके कारण आपका रिजेक्ट हुआ है फॉर्म, तो आप 24 तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी इंटरटेन नहीं करेंगे वो लोग। फिर लास्ट डेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो उनका फॉरेन नेशनल्स के लिए है एप्लीकेशन, वो उनका लास्ट डेट क्या है, 24 अगस्त। तो उनका भी लास्ट डेट है कि उनका जो वो है एग्जामिनेशन, वो फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या नहीं। फाइनलाइजेशन ऑफ सेंटर्स एंड अलॉटमेंट ऑफ रोल नंबर्स, एडमिट कार्ड ऑन वेबसाइट। तो जो वेबसाइट्स वगैरह जो अलॉटमेंट होगा सेंटर्स का, वो 28 अगस्त को होगा, मंडे को। रिटन टेस्ट जो है वो ऑनलाइन मोड है, वो कब है, 2 सितंबर। जो इनका ये एग्जामिनेशन है वो 2 सितंबर को, सैटरडे को इनका रिटन एग्जाम है, ऑनलाइन है। एक्सेप्टेड डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है स्टेज 1 एंड 2 की, जो है वो 8 सितंबर को इनका एक्सपेक्टेड जो डेट इन्होंने बता रखा है वो 8 है। किसके लिए, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के लिए। अभी हम देखते हैं फर्दर स्टेज 1 एंड स्टेज 2 क्या है। फिर डिपार्टमेंटल असेसमेंट जो है स्टेज 3 लेवल पे, उनका जो रिजल्ट आएगा वो 15 सितंबर को आएगा। और फाइनल रिजल्ट जो ओवरऑल आएगा वो आएगा 20 सितंबर को। और लास्ट डेट फॉर ज्वाइनिंग द पीएचडी प्रोग्राम, जो लास्ट डेट है वो 16/10 जो है इनका 2023। तो इनका जो लास्ट डेट है ज्वाइनिंग का, वो इनका है अक्टूबर में। क्या है, 16 अक्टूबर लास्ट डेट है पीएचडी ज्वाइनिंग का। तो आप ये देख सकते हैं। तो इन्होंने जो बताया है, ये जो इनका रिजल्ट आएगा वो इनकी वेबसाइट पे, जो ये एम्स www.ames.ac.in है, उस पर अपलोड करेंगे रिजल्ट अपना। आप अपना इंडिविजुअल लॉगिन करके आप देख सकते हैं। फर्दर ये मेल मतलब या फ़ोन से आपको इन्फॉर्म नहीं करेंगे, तो आपको चेक करना होगा और रेगुलरली आपको वेबसाइट चेक करना है। तो इनका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल और ओबीसी के लिए इनका 2000 है, प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस। तो
तो मतलब 2000 फीस है ओबीसी जनरल के लिए, SC ST EWS के लिए इनका 1600 है प्लस ट्रांजेक्शन जो भी चार्जेस लगेंगे। PWD के लिए कोई फीस नहीं है, वो एग्जेप्टेड फीस से है। और जो मोड ऑफ पेमेंट है इनका, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो हमने इसमें बात किया कि इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका रजिस्ट्रेशन का डेट क्या है, आपको फाइनल डेट क्या है, और लास्ट डेट फॉर ज्वाइनिंग ऑफ PhD और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ये सब हमने बात किया। फर्दर हम बात करते हैं कि सीट्स वगैरह के बारे में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कितनी सीट्स हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो हमने ये बताया, ये क्या है, समरी ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न। तो जो एम्स PhD का समरी एग्जामिनेशन पैटर्न है उसका हम समरी में बात कर लेते हैं इन शॉर्ट, इन ब्रीफ में। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है CBT ऑनलाइन ही है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 90 मिनट्स, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो जो रिटन एग्जाम है इनका ये 90 मिनट्स के लिए होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है हमने बता ही दिया कि इनका 2 सितंबर को, इनका सैटरडे को एग्जाम है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिल्ली NCR ओनली। तो मेक श्योर जो आपका सेंटर होगा वो दिल्ली NCR रीजन में ही होगा, अदर सिटीज़ में नहीं होगा। नंबर ऑफ शिफ्ट कितने हैं, 1 ही, तो सिंगल शिफ्ट में ही होगा आपका पेपर, कोई डबल शिफ्ट नहीं होगा कि मतलब इवनिंग और मॉर्निंग में। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन 10 to 11:30 क्या है इनका, 10 to 11:30 मतलब 1.5 घंटे का एग्जाम है इनका। लैंग्वेज ऑफ पेपर इंग्लिश होगा। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, MCQ ही होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में 30 + 40 70 होगा। टोटल जो क्वेश्चन होंगे 70 होंगे। आपको 1.5 आवर्स मिलेगा 90 मिनट्स एग्जाम के लिए, MCQ होगा। टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे वो MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस के होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस, तो मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए जो भी होगा वो एप्टीट्यूड जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा और सब्जेक्ट रिलेटेड 40 मार्क्स का होगा। और जो नॉन मेडिकल कैंडिडेट है लाइक बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, जो इस फील्ड के बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए एप्टीट्यूड जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा और जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो 40 मार्क्स के होंगे। तो सेम जो भी मेडिकल है उनके लिए 30 मार्क्स उनके जो एप्टीट्यूड का और 40 मार्क्स उनके सब्जेक्ट का, और जो नॉन मेडिकल है बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस के लिए उनका भी सेम पैटर्न है। एप्टीट्यूड वगैरह जो इंग्लिश वगैरह होगा वो सब मिला करके 30 मार्क्स और सब्जेक्ट जो रिलेटेड होगा वो 40 क्वेश्चन होंगे। मार्किंग स्कीम जो क्या है, करेक्ट आंसर पे 1 मार्क्स मिलेगा और जो इनकरेक्ट होगा -1/3 इनकी नेगेटिव मार्किंग है। तो ये इनका नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो देख लेना कि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है तो आप नेगेटिव नहीं करेंगे, जो भी करेक्ट होगा वही आप अटेम्प्ट करेंगे। मेथड ऑफ कट ऑफ, जो कट ऑफ है एटलीस्ट 35 मार्क्स इन स्टेज 1 एंड 2 कंबाइंड टू बी एलिजिबल फॉर स्टेज 3 स्पेशल वेटेज will be added only for those candidates who scored at least 35 marks in stage 1 and stage 2। तो मेक श्योर आपको मिनिमम जो 35 मार्क्स आपको लाना है स्टेज 1 स्टेज 2 में, तभी आप स्टेज 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं या एलिजिबल रहेंगे। कैंडिडेट्स 3 times the number of seats advertised will be called for stage 3 departmental clinical practical lab based assessment carrying 20 marks। तो जो भी है इन्होंने बता रखा है कि जितने भी कैंडिडेट होंगे उसका 3 times वो ये बुलाएंगे किसके लिए, स्टेज 3 के लिए। वो काइंड ऑफ लैब असिस्टमेंट या प्रैक्टिकल बेस्ड टेस्ट होगा, 20 मार्क्स का होगा, तो आपको स्टेज 3 के लिए आप बुलाए जाएंगे। फिर मेथड ऑफ रिजॉल्विंग टाइज जो भी इनका है वो एज के अकॉर्डिंग ओल्डर कैंडिडेट शैल गेट प्रेफर ओवर यंगर एज। तो जिनका एज ज़्यादा है पहले उनको प्रेफरेंस मिलेगा और उसके बाद यंगर एज को मिलेगा। अब हम बात करते हैं सीट्स आर अवेलेबल इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स। जो इतने सारे डिपार्टमेंट हैं उसमें सीट्स अवेलेबल है। कौन कौन से हैं, एनाटॉमी में, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोस्टैट्स, बायोटेक्नोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, लेबोरेटरी मेडिसिन, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी 6 सीट हैं, माइक्रोबायोलॉजी में 6 सीट ये हैं। फिर जो फिजियोलॉजी में वो 6 सीट है। फिजियोलॉजी के बाद जो ये रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी है उसमें 5 सीट है। स्टेम सेल बायोलॉजी में 3 सीट्स और इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोजेनेटिक्स में 2 सीट्स है। तो टोटल जो सीट्स हैं वो 120 सीट्स हैं। तो आप डिफरेंट जिसमें आप एलिजिबल हैं, जिस डिपार्टमेंट से हैं, आप उसको देख करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। तो एनाटॉमी का ये है, तो अगर आपका MSc लाइफ साइंसेज, मेडिकल और फार्माकोलॉजी, MBBS, BDS है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस, अगर जिसका 35 एज से ज़्यादा है और अगर उनके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट के प्रोजेक्ट आए हुए हैं, लाइक ICMR का DBT, DHR, ये डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं, आप देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो है बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में भी डिफरेंट ये OF1 डिफरेंट इनके स्ट्रीम्स हैं। तो ये MSc मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री में है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका कोई बहुत रिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो अगर आप किसी भी बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं, आप इसको देख सकते हैं। आप अगर आपका प्रोजेक्ट आपकी इंटरेस्ट से मैच करता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
फिर थर्ड है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स में भी लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और अप्लाई कर सकते हैं। और जो नेट एंड गेट मस्ट है क्वालिफाइड, तो इन्होंने क्या बोला है, ये FA2 के लिए नेट एंड गेट जो है मैंडेटरी है, इन्होंने बोल रखा है। तो मोस्टली जो ये फिजिक्स है, बायोफिजिक्स, इसके लिए आपको गेट या नेट एटलीस्ट LS चाहिए, ताकि आप इसमें अप्लाई कर सकें और आपको फेलोशिप मिलेगा। तो बहुत सारे इनके डिफरेंट प्रोजेक्ट निकले हुए हैं, ICMR के, DBT के, DST के। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं। फिर फोर्थ है बायोस्टैट्स। बायोस्टैट्स में भी MSc स्टैट्स और बायोस्टैट्स में अगर आपका है तो आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आए हुए हैं। अगर आपका MSc बायोटेक्नोलॉजी है, MTech बायोटेक्नोलॉजी है, लाइफ साइंस है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट के प्रोजेक्ट हैं, लाइक ये डेंगू वायरस पे प्रोजेक्ट है इनका जो इम्यूनोथेरेपी पे है, और बी सेल्स पे भी काम काफ़ी इम्यूनोलॉजी में चल रहा है। फिर ये कम्युनिटी मेडिसिन में है, बायोकेमिस्ट्री, कार्डियक बायोकेमिस्ट्री, डिफरेंट इनके प्रोजेक्ट आए हुए हैं। फिर हम बात करेंगे लेबोरेटरी ऑन्कोलॉजी में। इनका अगर आपका लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी में है, इस पे बेसिकली कैंसर पे काम करते हैं। ML पे DNA डैमेज है, रिपेयर पाथवेज वगैरह है मेडिकल ऑन्कोलॉजी में। तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास JRF है, और अगर गेट है LS तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ में इनके जैसे माइक्रोबायोलॉजी हुआ, इसमें नेट और गेट मैंडेटरी नहीं है। तो आप देख सकते हैं अगर आपका MSc माइक्रोबायोलॉजी है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर गेट नेट नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर है हमारा बहुत सारे डिपार्टमेंट निकले हुए वैकेंसी। तो जिसका डिपार्टमेंट में आप इंटरेस्टेड हैं, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं न्यू एरिया को, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सारे डिपार्टमेंट अच्छे ही होते हैं। एम्स तो वैसे भी अच्छा है, तो रिसर्च वगैरह वहाँ पे काफ़ी अच्छी है PhD के लिए। फिर फर्दर हम बात करते हैं जो हमारा ये रिलेटेड एरियाज़ हैं बायोटेक्नोलॉजी की, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में क्रायो प्रिजर्वेशन, स्पर्म और टेलोमेयर्स के बारे में जो बायोलॉजी है, उस पर भी इनकी सीट्स हैं और प्रोजेक्ट है। तो अगर MSc जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर स्टेम सेल्स बायोलॉजी, ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोलॉजी में भी प्रोजेक्ट है। फिर सीट, ये नोट, जो इंपॉर्टेंट नोट क्या है, ऑल सीट्स इन अ डिपार्टमेंट विल बी क्लब्ड। तो डिपार्टमेंट की जो सीट्स हैं वो क्लब्ड हैं, लाइक JRF गेट के लिए और नेट नॉन नेट के लिए भी हैं। कैंडिडेट विल बी एलिजिबल ओनली फॉर सीट्स इन द डिपार्टमेंट दैट दे हैव अप्लाइड फॉर। तो आप जिसके लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए ही आप एलिजिबल हैं सीट्स के लिए, अदर के लिए नहीं। तो मेक श्योर आप जिसके लिए इंटरेस्टेड हैं आप अप्लाई करना ना भूलें। कैंडिडेट विल बी एलोकेटेड सीट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर मेरिट। तो अगर जो आपका एग्जाम में जो मेरिट आपकी आएगी उसके बेस पर आपको सीट एलोकेट किया जाएगा। अगर आपको किसी के पास फेलोशिप है और आप अगर अच्छा एग्जाम देते हैं तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। कैंडिडेट विदाउट देयर ओन फेलोशिप कैन सेलेक्ट ओनली फेलोशिप अवेलेबल FA सीट्स वेयर दे फुलफिल देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इन्होंने क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई फेलोशिप नहीं है तो उसमें आप देखना पड़ेगा कि किस ब्रांच में ये फेलोशिप मतलब आपको नहीं चाहिए। मतलब अगर आपका JRF नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेंगे तभी आप अप्लाई करेंगे। सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट बिफोर एडमिशन। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपका है तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हु आर एलोकेटेड अ सीट बट डू नॉट ज्वाइन और रिजाइन आफ्टर ज्वाइनिंग विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी एडिशनल राउंड्स ऑफ सीट एलोकेशन। अगर आपको एक बार एडमिशन मिल जाता है और आप छोड़ते हैं और दूसरे राउंड के लिए जाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो मेक श्योर आप ध्यान रखना। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मेडिकल क्वालिफिकेशन जिसकी MBBS, BDS, MS है, वो मेडिकल क्वालिफिकेशंस वो उसके अंतर्गत आते हैं। तो उनके लिए अलग से सीट्स है और वो अलग से अप्लाई कर सकते हैं। फिर नॉन मेडिकल का है, लाइक उनके लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 2 ईयर्स की, लाइक MSc और MTech डिग्री, या आप लाइफ साइंस में है बायोटेक्नोलॉजी में तो नॉन मेडिकल में आते हैं। और स्पेशल वेटेज किसको दिया जाएगा, जिनके पास JRF हो, नेट तो या कुछ एग्जामिनेशन होगा नेशनल लेवल का। टू विल बी एलिजिबल फॉर स्पेशल वेटेज, तो फॉलोइंग क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए, नेशनल एग्जाम होना चाहिए आपके पास और वो वैलिड हो, और मतलब उसके पास जो फेलोशिप शुड बी टेनेबल एट एम्स न्यू दिल्ली। तो मतलब कि आपका फेलोशिप एंड ना हुआ हो, मतलब आप उसमें एक्टिवेट करा सकते हैं दिल्ली में, तभी आप एलिजिबल हैं। फिर द लेटर ऑफ अवार्ड ऑफ फेलोशिप मस्ट बी अपलोडेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपका कोई JRF है या मतलब DBT कुछ भी है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपलोड करना है, तभी तो पता चलेगा ना कि आपके पास JRF है या गेट है। तो आप इसको अप्लाई करना ना भूलें और अपलोड करना। पासिंग ऑफ द लिस्ट नेशनल एंट्रेंस टेस्ट इज नॉट एक्सेप्टेड एज प्रूफ ऑफ अवार्ड ऑफ फेलोशिप। तो अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपके पास ये सब है तो ऐसा नहीं कि आप एलिजिबल नहीं है, आपको फेलोशिप अवार्ड ही किया जाएगा। अदर भी क्राइटेरिया आपके मतलब आपको देखना पड़ेगा कि सब पूरी एलिजिबिलिटी होगी तभी आप कर सकते हैं। फर्दर ये एलिजिबिलिटी ऑफ सीट्स वही मतलब इन्होंने जो बोला है कि जिसका पास JRF है उसको अच्छा मतलब पहले वेटेज दिया जाएगा,
और जिसका उसके बाद बाकी अदर कैंडिडेट को दिया जाएगा। और अगर आपका रिटर्न में एग्जाम में अच्छा है, मेरिट में अच्छा आता है, तो आपको सीट मिलेगा। बहुत सारे डिपार्टमेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेगा सीट। फिर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स वही उनका जो भी है 3 ईयर मिनिमम PhD है, उसके बाद आप मैक्सिमम 5 to 6 ईयर तक एक्सटेंड करा सकते हैं, उसके बाद नहीं करा सकते हैं। तो उनका रूल्स रेगुलेशंस जो भी है वो बताया गया है। फिर मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। सिलेक्शन फॉर PhD रजिस्ट्रेशन विल बी थ्रू अ 3 स्टेज परफॉर्मेंस। 3 स्टेज होगा, स्टेज 1, 2, 3। स्टेज 1 एंड 2 में क्या होगा, वही स्टेज 1 में 30 मार्क्स, स्टेज 2 में 40 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा आपका, जैसा हमने ऊपर बात किया था। फिर टोटल उनका जो होगा वो स्टेज 1, 2 में 70 मार्क्स होगा, 30 + 40। टोटल ड्यूरेशन होगा जो 90 मिनट्स। तो 70 क्वेश्चंस होंगे, 70 मार्क्स के होंगे, 90 मिनट ड्यूरेशन होगा स्टेज 1, 2 के लिए। स्टेज 3 काइंड ऑफ उनका असेसमेंट है, लैब और प्रैक्टिकल असेसमेंट है। तो कैंडिडेट मस्ट स्कोर एटलीस्ट 35। अगर 35 स्कोर करते हैं तो आप मतलब स्टेज 3 के लिए एलिजिबल हैं और फर्दर आप जा सकते हैं। फिर वही स्पेशल वेटेज जो है वो पहले मेडिकल और डेंटल को दिया जाएगा उनकी फील्ड में, उसके बाद नॉन मेडिकल को अगर आप हैं, अगर उनकी फील्ड में अप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा। अगर आपके पास JRF है या ये सब कोई नेशनल लेवल एग्जाम है तो आपको पहले मतलब प्रियोरिटी दी जाएगी। तो ये सब है। और जो इनका रिजल्ट आएगा वो क्या बताया है, डिक्लेयर बिटवीन जुलाई एंड लास्ट एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन का लास्ट डेट वगैरह था। फिर फाइनल रिजल्ट जो होगा वो 50% मार्क्स के बेस पर स्टेज 1, 2 और कंबाइंड मार्क्स पूरा ओवरऑल जो स्कोर आएगा 50 मार्क्स, 50% वेटेज स्टेज 1, 2, 3 में आपको कंबाइंड होकर के तभी आप एलिजिबल होंगी, मतलब उस लिस्ट में आएंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको सीट मिलेगा तभी। तो फाइनल रिजल्ट मतलब वही स्टेज 1, 2, 3 का कंबाइंड इनका होगा और 50% उसमें आपको स्कोर करना है। फिर वही इवेल्युएशन प्रोसेस हमने बात किया ही है कि अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट पे तो 1 मार्क्स है और रॉन्ग पे 1/3 मार्किंग है, और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो अगर आपको कोई अगर क्वेरी होती है तो आप इसमें जो इनका मेल दिया हुआ है आप इस पर मेल कर सकते हैं। फर्दर अगर आपको कोई डाउट है या आपके एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो आप इसके लिए कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा इसका एम्स का जो हमारा ये एग्जामिनेशन था, इसको हमने बात किया था कि PhD के बारे में कितनी सीट्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और लास्ट डेट और पैटर्न वगैरह क्या है। तो ये हमने इस लेक्चर में बात किया। तो आई होप दिस लेक्चर वाज हेल्पफुल फॉर यू। ये सब जो इन्फॉर्मेशन है आपको जान करके काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप अपने दोस्तों के साथ भी मतलब इसको शेयर कर सकते हैं अगर आपके दोस्त PhD एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर ये सब जो हमारा लेक्चर्स और कंटेंट है गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी का अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।